हाँ तो विद्यार्थी, क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर पहला हम शुरू किए थे, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसमें हमने कुछ चीज़ें आपको बता दिए थे और इसमें अब हम आगे आपको चलेंगे। 2-3 पार्ट आपको दे दिया गया था। चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन बेहतर से समझते चलिए, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम पहले कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की क्रांति कब समाप्त हुई थी? 18 जून 1815 को। ठीक है, फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। किस स्टेट से टैक्स लिया जाता था? तृतीय स्टेट से। कौन सा टैक्स था? टाइद नामक टैक्स। कैसा करता? धार्मिक करता। ठीक है, टाइद नामक टैक्स कौन लेता था? इसे प्रथम वर्ग लेता था। प्रथम वर्ग को क्या कहते थे हम लोग बताएंगे? पादरी वर्ग। ये सब चर्च वाले लोग होते थे। इतना चीजें बता देते हैं। एक और आगे फिर हम बताए थे मध्यम वर्ग कब की सदी में हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। ये भी चीजें हम आपको बता दिए थे। फिर इसमें हमने कई चीजें आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति में कर के लिए बैठक हुई थी 5 मई 1789 को। राजा ने बुलाया था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट को। प्रथम स्टेट से कितने लोग आए थे? तो प्रथम स्टेट से 300 लोग आए थे, वहीं द्वितीय स्टेट से भी 300, तृतीय स्टेट से कितने आए थे? 600 लोग आए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ आपको मतलब कारण बताया कि फ्रांस की क्रांति कारण क्या था। लोग साधारण वर्ग थे, जनता को उनके किसी भी अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये चीजें बताए थे। सेना में पदों में बढ़ोतरी नहीं होती थी। राजा फिजूल खर्ची का बिना मतलब का पैसा खर्च करता था, नाचने पे, गाने पे, देखने पे, सारा चीज करता था। बिना मतलब का टैक्स लेता था। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तब हम आज अब उससे आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट फ्रांस की क्रांति का, और वो है हमारा वैचारिक कारण। एक भी टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं, भले से आपका धीरे धीरे कई वीडियो में बने, लेकिन बेहतर से हम आपको बताते चलेंगे। एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। वैचारिक कारण, वैचारिक कारण इसको हम कर सकते हैं। वैचारिक कारण मुख्य योगदान था दार्शनिकों का। किसका योगदान था? दार्शनिकों का। ठीक है, देखिए वैचारिक कारण, वैचारिक कारण का मतलब लोगों ने अपने विचार के, अपने सोच के दम पे देखा कि कैसे हम अपने देश से राजशाही शासन को समाप्त कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे तानाशाही शासन को समाप्त करते हैं। अपने विचारों का विशेष रूप से प्रयोग किया, यानी विचार के दम पे हम अपने बातों को लिखे। सामाजिक किताबों में, किसी पुस्तकों में लिखा जाए, जैसे यहाँ पे शासन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। वो कौन सा कारण कहलाएगा? वैचारिक कारण। कौन सा कारण? वैचारिक कारण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आया दार्शनिक, जिसको दार्शनिक किसे कहते हैं? देखिए दार्शनिक क्या होते हैं? दार्शनिक उसे कहते हैं जो अतीत में रहकर, यानी कि जो नहीं, वर्तमान में रहकर भविष्य के बारे में सोचेगा, उसे क्या कहेंगे? दार्शनिक। देखिए एक दार्शनिक ने कहा था कि महिलाओं के अपेक्षा पुरुष ज्यादा शर्म करते हैं। ये दार्शनिक। आप कहेंगे वाह सर जी, कहा पुरुष शर्म करते हैं, महिला सब शर्म करती हैं, शादी ब्याह में हमारे लजाते हैं, लड़का कहाँ लजाते हैं? देखिए हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा शर्म कौन करते हैं? हमारे पुरुष प्रधान लोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जब मार्केट बाजार करने महिलाएं और पुरुष जाते हैं, सबसे पहले अगर आप बाजार करने जाते हैं तो बाजार में जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो पुरुष का मतलब लड़का हो चाहे आदमी, सबके भी मत सोचिएगा खाली पुरुष का जो कोई शादी भी होगा वह पुरुष ना, सभी लड़के हो या व्यक्ति हो। ठीक है, अब जब बाजार करने जाते हैं तो बाजार पे जब आप कपड़ा देखने जाते हैं कि कपड़ा खरीदना है, तो आप कपड़ा देखना दुकानदार से शुरू किया तो कपड़ा दिखा होता हमारी साइज के ठीक ठाक हो, तो लगन में जाके लगन शुरू बोला, झाड़ बना के एकदम चलो बोरो प्लस से लेके फिर अभी लगा के। ठीक है, वो बढ़िया से आप अब जाते हैं कपड़ा देखेंगे, 2 कपड़ा 3 कपड़ा देखेंगे, कपड़ा आपको पसंद नहीं है, फिर भी सोचेंगे ना ठीक है ले लो, नहीं लेंगे दुकानदारवा मन में गर आएगा, ससुरा आल कपड़ा देखला ना लो, आप सोचेंगे। एक कपड़ा देखेंगे, 2 देखेंगे, बहुत 3 4 5, अंत में सोचेंगे कि अगर कपड़ा हम नहीं लेते हैं तो दुकानदार कहे होता है इतना कपड़ा दिखाएं कपड़ा नहीं ले। ठीक, आप शर्म, आपके अंदर शर्म है कि नहीं लेंगे, लजा रहे नहीं लेंगे तो बाद में क्या कहेगा, आप कपड़ा अंततः लेकर चले ही जाते हैं। ये तो आपकी हो गई। कितना शर्म आ रहा है। तो महिलाएं गई कपड़ा लेने, कपड़ा लेने जब महिलाएं जाती हैं तो अब देखें कपड़ा देखेंगी, 1 कपड़ा 2 कपड़ा 10 कपड़ा, एक दुकान दो को देख लें, वो देख लें, फिर दूसरों दुकान, कुल दुकान के झाड़ लेंगे, पसंद नहीं तो लेंगे ही नहीं सब। उसके बाद क्या कहेंगे,
तोरे दुकान में आग लगो, दुकान में कपड़ा रख ले हवा, ऐसे ऐसा कपड़ा रख ले जो पसंदे ना हा, एक तो कपड़ा भी नहीं ली, ऊपर से बेचारा के गरिया के करे तोरे लिए दुकान में आग लो। बताइए, कपड़ा रखने का शहूर नहीं, कैसे आदमी पहनता है, मॉडर्न दुनिया हो चुका है, वो पुरनका नहीं, फटाक लुका लुका धैले बड़ा आदमी क्या का, तो कपड़ा भी नहीं ली और एक भी शर्म नहीं, उल्टे गरिया के चली गई। ये है, महिलाएं ज्यादा शर्म करती हैं। अब संतुष्ट हैं ना कि आप? दूसरा उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, शादी ब्याह में देखिएगा, आदमी भी होता है व्यक्ति। अगर आदमी किसी लड़के की शादी है, उसके पिताजी से कहा जाए कि पापा, पिताजी आप कम से कम यहाँ से बारात खाली 200 मीटर आगे जाएगी, परछौना जब होता है, अब लड़का के आगे ऐसे चाहे हमारे लाल का शादी, हमारे हीरा का शादी गाते गाते कर दीजिए, पिताजी चले जाए, पिताजी कहेंगे बस शादी हुई चाहे ना ही, हम ना जाए। कहेंगे नहीं, कहीं कहते हैं तुरंत हम जीवन करोगे पर शादी होके चाहे ना होके। लेकिन वही माता जी होंगी अकेले, पिताजी को भी अकेले जाना था, वो कह दें कि नहीं जाएंगे, माता जी को अकेले आपके बाबू का शादी हो रहा, थोड़ा वहां तक आप परछावन करते हुए जाएंगे, वो खूब मस्ती से, कोई नहीं जाएगा, अकेले बाबू के गाड़ी चले थे, हमरे बबुआ का शादी हुई बहने कनिया, वो गाते गाते कहीं तक चली जाएंगी। देखते हैं ना? तो स्पष्ट हो गया। हम ज्यादा शर्म करते हैं कि लड़कियां शर्म करती हैं, तो सबसे ज्यादा शर्म कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, ना कि महिला। ठीक है, तो किसने कहा था? दार्शनिक ने कहा था। ठीक, दार्शनिक किसे कहेंगे? जो वर्तमान में रहकर भविष्य के बारे में सोचेगा उसे क्या कहेंगे? दार्शनिक। तो देखेंगे फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का योगदान क्या था। तो पहला हमारे दार्शनिक था रूसो। पहले दार्शनिक कौन थे? रूसो। ठीक है, रूसो हमारे पहले दार्शनिक थे। कोई जन पहला मतलब रूसो दार्शनिक थे। इनका जन्म हुआ था 1712 में, अमर कब गई ना 1718। देखिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं 12, लिख रहे हैं 18। 1712 में इनका जन्म हुआ था और 1782 में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कब शहीद हो गए थे? 1700 जी का था, 1712 1778। ठीक है, रूसो का जन्म कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। और रूसो कब मर गया? 1778 में। कब मर गया था? 1778 में। ठीक है, ये मुख्य रूप से रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। इनकी पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक का क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या चाहते थे अपनी पुस्तक में, फ्रांस की क्रांति में कहना यह चाहते थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पूरी बताया गया कि लोगों को मुख्य रूप से अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा कि देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले लोगों को एकजुट होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे इस शासन को समाप्त किया जाए। ये किस पुस्तक में दर्शाया गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में दर्शाया गया। इन्होंने एक युक्ति कही थी, एक कथन कहा था। पूछता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किसका कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ये किसका कथन था? बार बार परीक्षा में पूछता है, ये किसका कथन था? रूसो का कथन था। किसका कथन था? रूसो का कथन था। तो आप देखिए इतना चीजें इंपॉर्टेंट है। रूसो जन्म कब है? 1712 में। जन्म 1712, मर कब गई ना? 1778। कब मर गए? 1778 में मर गए। ये मुख्य रूप से रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। इनकी किताब का क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आधा क है ट, ठीक है, भुला गए नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने एक कथन दिया था, पूछता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला दार्शनिक के बारे में हम समझेंगे। ठीक, मिटा दें ये हमारे रूसो भाई। अगला दार्शनिक हम देखेंगे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू अगले हमारे दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। ये थे लेखक और विचारक। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? लेखक और विचारक। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? लेखक और विचारक। रूसो क्या थे? दार्शनिक। रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लाज। द स्पिरिट ऑफ द लाज, ऑफ द लाज। मैं सोचिए लाज शर्माने वाला, ठीक है ना? आदमी जाता है कहीं हिते नहीं तय तो शर्माता है। एक आदमी घरे खाता 10 रोटी आ हिते में 2 गो मिर्ची, भूख लगे लेकिन लगा तो कब तो कप में से कितना का लड़का खा ला, फलनिया कितना नहीं खा ले, तो बेचारा शर्म के कारण जहाँ खाना था उसको 10 रोटी और 2-4 रोटी में काम चला लेता। तो कभी जिंदगी में शर्म नहीं करनी चाहिए। खाने में, पढ़ने में खूब बढ़िया से खाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम शर्म नहीं। ठीक है,
मॉन्टेस्क्यू क्या थे? लेखक और विचारक। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? लेखक और विचारक। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लास्ट। पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ, समझ जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं पुस्तक। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लास्ट, द स्पिरिट ऑफ द लास्ट, द स्पिरिट ऑफ द लास्ट। ठीक है, चलिएगा अब अगला हम देखेंगे। ये भी दार्शनिक हो गए हमारे समाप्त। अगले दार्शनिक हमारे हैं वाल्टेयर। वाल्टेयर कौन है? वाल्टेयर। ये भी क्या थे? लेखक और विचारक। वाल्टेयर क्या थे? लेखक एंड विचारक, लेखक और विचारक। ठीक है, और है कामा दे दे रहे हैं, लेखक और विचारक। इनकी पुस्तक का नाम देखिए क्या था? मॉन्टेस्क्यू पहले क्या थे? लेखक और विचारक। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? लेखक और विचारक, लेखक और विचारक। ठीक है, इन्होंने एक चीज पूछा, चर्च की बुराई की थी, चर्च की बुराई, चर्च की तुलना इन्होंने किया था, चर्च की तुलना की बुराइयां, चर्च की बुराइयां इन्होंने की थी किससे? बदनाम वस्तु से, बदनाम वस्तु से। पूछेगा चर्च की तुलना इन्होंने किस वस्तु से की थी? बदनाम, बदनाम वस्तु से। बदनाम का मतलब में सोचेगा वो फलाना ने मुझे बदनाम करके चला गया, वो बदनाम नहीं। ठीक है, एक नाम है, जैसे आपका नाम मंगरू, सुमरिया, शनिचरी, इसी तरह से बदनाम वस्तु से किसने तुलना? चर्च की बुराइयों का तुलना किस वस्तु से किया था? बदनाम वस्तु से। चर्च की बुराई की तुलना चर्च वाले कौन से स्टेट के थे बताएंगे? प्रथम स्टेट। कौन से स्टेट थे? प्रथम स्टेट। किस वस्तु से तुलना हुई थी? बदनाम वस्तु से। किस वस्तु से तुलना हुई थी? बदनाम वस्तु से क्या हुई थी? तुलना हुई थी। इनकी पुस्तक का नाम था लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। ठीक है, किसकी पुस्तक थी भाई? वाल्टेयर की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? वाल्टेयर की पुस्तक थी। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार पूछ रहे हैं अंतिम चीज है, अब फिर अगला टॉपिक। वाल्टेयर क्या थे? लेखक और विचारक। वाल्टेयर क्या थे? लेखक और विचारक। इन्होंने चर्च की बुराई किस वस्तु से की थी? बदनाम वस्तु से। किस वस्तु से की थी? बदनाम। इनकी किताब का क्या नाम रहे? लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपके वैचारिक। और तीन दार्शनिक थे, तीनों दार्शनिक के बारे में हम पढ़ चुके। अब अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट बीजी, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब वो हमारा आर्थिक कारण। देखिए सब कारण पढ़ रहे, सामाजिक कारण, वैचारिक कारण। अब अगला कारण है आर्थिक कारण। ठीक है, पहला पॉइंट आर्थिक कारण में पहला पॉइंट देखें, अमेरिका को सहायता, अमेरिका को सहायता, अमेरिका को सहायता। ठीक है, दूसरा अनाज की कमी आई थी। किसी कमी आई थी? अनाज की कमी। ठीक है, 1788 में पड़ा भीषण अकाल, 1788 में पड़ा, नहीं 1788 में अकाल, 1788 में पड़ा अकाल। ठीक है, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, तीन हेडिंग देखिएगा, मुख्य मुख्य। ठीक है, फिजूल खर्ची। ठीक है, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब किसी देश के धन की कमी, पैसे की कमी। ठीक है, रुपये की कमी, ठीक, रोकड़ा की कमी। ठीक है, आर्थिक कारण में तीन हेडिंग। अमेरिका को सहायता करना, हमने बताया फ्रांस की कंडीशन खुद खराब है तो वो तृतीय वर्ग से क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। और उसके बाद कंडीशन खराब होने के साथ साथ अमेरिका को सहायता कौन कर रहा था? फ्रांस सहायता कर रहा था। क्यों सहायता कर रहा था? क्योंकि फ्रांस सहायता अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका के साथ किस देश के साथ लड़ाई चल रही थी? इंग्लैंड के साथ। किसके बीच में लड़ाई चल रही थी? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से लड़ाई चल रही थी, और इसका सहयोग कौन सा देश कर रहा था? तो इसका सहयोग हमारा देश कर रहा था उस समय, फ्रांस कर रहा था। बताइए, फ्रांस की कंडीशन ऐसे ही खराब थी और ऊपर से इंग्लैंड की सहायता कर, क्यों किया? क्योंकि इंग्लैंड का यह क्या रह चुका था? गुलाम। ये बदला लेना चाहता था कि तुम मुझे उस समय पीटे, हम तुम्हें आज पिटवा देंगे किसी के माध्यम से। ठीक है, तो आपके देश की कंडीशन खुद इतनी खराब है, तो आपको पहले अपने देश की कंडीशन को सुधारना चाहिए। लुईस 16वें को, तो लुईस 16वें ने क्या किया उस समय? लुईस 16वें अपने द्वारा फ्रांस की सहायता किया, जिससे उसके पास जो भी धन बचा था उसकी कंडीशन और धीरे धीरे धन क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। ठीक है, तो अमेरिका की सहायता का मतलब, अमेरिका और इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी उस समय, फ्रांस देश का जो राजा था लुईस 16वां अपने तरफ से अमेरिका को वित्तीय यानी पैसे रुपये दे रहा था, जिससे फ्रांस का और कंडीशन क्या हो गया? खराब है। किसका? आर्थिक स्थिति। ठीक है, 1788 में इसमें क्या कर चुका था? अकाल। अकाल समझते हैं, सूखा,
देखते हैं। अब इसमें चीजें प्राकृतिक चीजें, इसमें भाई किसी के देश में पड़ सकती है, हमारे देश में भी पड़ सकती है, हमारे गांव में पड़ सकती है, कहीं भी पड़ सकती है। तो 1788 में भीषण अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण यहाँ की जनता को सही ढंग से घूरने का मौका नहीं मिल पाता। घूरने का मौका मतलब जब भोजन होंगे तब ना एक थरिया खाएंगे, न सही ढंग से खाने को मिल पाता था, न पैसे समय पे मिल पाते, दिन भर मजदूरी करते थे, न कंडीशन दिन पर दिन क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। तो अगला मुख्य कारण आर्थिक कारण क्या पड़ा 1788 में भीषण क्या पड़ा, अकाल। फिजूल खर्ची, जो भी पैसे होते थे, देखिए अब देखिए समाज में 3 वर्ग था, प्रथम वर्ग था, द्वितीय वर्ग था और कौन सा वर्ग था, तृतीय वर्ग था। ये तो कंडीशन चल रही थी। ऊपर से ये जो फिजूल खर्ची को राजा के जो लोग थे तृतीय वर्ग से टैक्स लेते थे, कौन सा टैक्स था, टाइट नामक टैक्स था। अब इस कंडीशन इसको सुधारना चाहिए तो ऊपर से टैक्स लेता था, और टैक्स लेने के बावजूद पैसे खर्च, फिजूल खर्ची का मतलब बिना मतलब का खर्च करना। देखिए आपके के पास उन्हें बताया कि 100 रुपया मिल गया, अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो घर के आते दाल भात रोटी तरकारी खा लेते, ठीक है। अब आपके पास पैसे, गईला बाजार में सोचना कि चला पकौड़ी खा लो, ये तो 20 पकौड़ी दे दिया, वो के कस वाला तो 10 रुपये का लालसा दे दिया, वो कस बिना मतलब। अरे घर आइए वही खाना खाइए, भर पेट खाइए। अगर वो पैसे रहते तो आज तो आपको पढ़ने में काम आते, किताबों को लेने में काम आते, काफी किसी 100 रुपये बुखार का अगर डॉक्टर जी 10-20-50 का बुखार का दवाई ले लेता, वो से आराम ला। अब खैबा समोसा तो ना, समोसा खैला तो खूब एनर्जी हो जी के दिन ऐसी काम के चलवा, ठीक है, ऐसा चीज है नहीं। तो वही चीज का आप तृतीय टाइप नामक टैक्स ले रहे थे, और पैसा लेने के बावजूद अब क्या कर रहे थे, गाना देखने में, नाचने में, ऑर्केस्ट्रा देखने में राजा खूब खर्च करता था, और धीरे धीरे इसकी आर्थिक स्थिति एकदम क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक। इस आर्थिक काम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अमेरिका को सहायता से तात्पर्य क्या है, फ्रांस उस समय अमेरिका का सहयोग इसलिए दे रहा था क्योंकि इंग्लैंड ने फ्रांस को गुलाम बनाया, तो इसी बदलाव को लेने के लिए अमेरिका को सहायता दे रहा था, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक। दूसरा 1788 में फ्रांस में क्या पड़ चुका था, अकाल। अकाल यानी सूखा पड़ने के कारण वहां के लोगों को सही ढंग से अनाज नहीं मिल पाता था, खा पीने सही ढंग से काम नहीं मिल पाता था, और धीरे धीरे और उसकी वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति क्या होने लगी, समाप्त, खराब होने लगी, एकदम डाउन हो गई, ठीक। फिजूल खर्ची, जो भी पैसा राजा लेता था तृतीय वर्ष से कैसे कैसे लोग मजदूर देते थे, और उसके बाद ये पैसे लेने के बाद खूब बढ़िया से खाता पीता था, नाच गाना ऑर्केस्ट्रा डीजे देखता था, अपना जीवन ऐसे आराम से बिताता था। और धीरे धीरे पूरी फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या हुई, समाप्त, आर्थिक स्थिति डाउन है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारा मुख्य हेडिंग आ गया तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण पूछता है बार बार परीक्षा में, फ्रांस में तात्कालिक कारण का वर्णन कीजिए, ठीक है। फ्रांस के तात्कालिक कारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तात्कालिक का मतलब होता है कोई काम तुरंत करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी बड़ा चक देना खुश हो जा रहे लोग, गाँव में खूब बूढ़ आदमी हो गया है, आदमी जो है ना कहिया फलाना मरी है, कहिया चीना मरी है, तो आदमी बूढ़ मर जाता है। देखिए बूढ़ की बात करें ना कि किसी नवयुवक की हम बात करें, तो आदमी मर जाए तुरंत लड़का खुशबू मर गई ना फलाना, ये का तारीख 13 तारीख के दुला के 26 तेरह ही पड़ी, 26 तारीख नेता झाड़े मिली गाँव में पूरा, अगर रसगुल्लो मिली, पहले ना मिले अब तो मिलते होती, इतना तात्कालिक है। अब आराम से खूब अचानक फलाना मर खुश हो गई। इसी प्रकार से तात्कालिक कारण देखेंगे, फ्रांस में तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है, तुरंत का रिजल्ट। तो हमने बताया कि फ्रांस में तात्कालिक कारण का मुख्य कारण हम पॉइंट बाई पॉइंट देंगे। 1788 में क्या पड़ा था, भीषण अकाल। 1788 में भीषण अकाल का पड़ने के कारण इस अकाल पड़ने में इतना सूखा पड़ गया कि यहाँ के लोगों को सही ढंग से खाने को अनाज नहीं मिल पाता था, ठीक है। अनाज के साथ साथ लोग आपके यहाँ तक अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज जब नहीं रहेगा तो लोग मजदूर काम करेंगे, तो अनाज बेच बेच के जो पैसा कमाते, फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, सही ढंग से उनको पैसे नहीं मिल पाते थे, और धीरे धीरे वो मुख्य रूप से क्या किया, लुई सोलहने के विरुद्ध लोगों ने क्या कर दिया, विरोध करने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब उसी समय जब अकाल पड़ गया तो राजा का वित्तीय स्थिति, राजा राजकोषीय धन, और राजा का जो राजकोषीय धन वो क्या होने लगा था, खाली होने लगा था। तो राजा ने क्या कर दिया, टैक्स लेने के लिए बात कर दी। किसकी बात की, टैक्स। अब राजा सोचा कि हमारा वित्तीय कोष समाप्त हो रहा है, धन समाप्त हो रहा है, कैसे ऑर्केस्ट्रा डीजे नाच गाना देखेंगे। अब उसने क्या कर दिया, राजकोषीय धन खाली होने लगा, उसने किसकी लगाने की बात कर दिया, टैक्स लगाने की बात कर दी, ठीक है।
अगला चीज, जब टैक्स लगाया तो टैक्स जनता ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि टैक्स लेता किस वर्ग था, तृतीय स्टेट से, और बाद में फिर किससे लेने लगा था, आपको बताया था द्वितीय स्टेट से। तो जनता ने विरोध किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, और उसके साथ साथ में किसने विरोध किया, स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल ये वहाँ की संसद थी उस समय, ठीक है। जो संसद थी, जैसे हमारे देश की संसद, जैसे एक कमेटी थी, उन्होंने भी कहा, पार्लियामेंट था कि क्या कीजिए, आप लोगों से मतलब टैक्स मत लीजिए, अभी खुद उस देश में अकाल चला तो टैक्स कहाँ से देंगे, जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना किडनी बेच के पैसा तो के दे दें, हमके कुछ खाए के लेने बाद किडनी बिल ला 6 लाख किडनी हमके टैक्स तो के देते, इतना सा टैक्स है उनका धाक को बताइए। तो स्टेटस जनरल ने क्या किया था कि टैक्स देने से मना कर दिया था, किस देश में मना कर दिया था, टैक्स देने से मना कर दिया। तो राजा इसका विरोध कर, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया कि जबरदस्ती इनसे क्या लिया जाए, टैक्स, जबरदस्ती टैक्स लिया जाए। अब जनता इससे क्या हो गई, बेखौफ हो गई, जबरदस्ती किसकी बात कर दिया, टैक्स की बात किया कि इनसे क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए। तो धीरे धीरे जनता क्या हो गई, भड़क गई, और मुख्य रूप से इसने क्या किया, बास्टील के किले के चारों तरफ घेर लिया। बास्टील के किले को लोगों ने क्या कर लिया, घेर लिया कि हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। और बास्टील के किले को घेरने के बाद लोगों ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यही सबसे मुख्य कारण क्या बना, तत्कालीन फ्रांस की क्रांति। समझ में आ जाएगा बेहतर से, एक बार फिर से बताओ थे बाबू एंड बबनी लोग, ठीक है। तात्कालिक कारण का पहला कारण बता दीजिए, फ्रांस के तात्कालिक कारण का वर्णन कीजिए तो खूब बढ़िया सीखे। फ्रांस में तात्कालिक कारण का वर्णन, फ्रांस में मुख्य रूप से तात्कालिक कारण यह था कि 1788 में भीषण क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण राजा का वित्तीय स्थिति क्या होने लगा, खराब। वित्तीय स्थिति का मतलब पैसा रखने वाला धन, कमरा में पैसा रखे नहीं, राजा का राजकोषीय धन होता है, जैसे आज बैंक हो गया, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, उसी प्रकार से राजकोषीय धन उसका क्या होने लगा, खाली होने लगा। तो राजा ने किसकी बात कर दी, टैक्स की। तो टैक्स देने से लोगों ने क्या कर दिया, माना मुख्य रूप से कौन से लोग टैक्स देते थे, तृतीय स्टेट, और कौन से स्टेट, द्वितीय स्टेट, टैक्स हम टैक्स को ना दे। स्टेटस जनरल था, उसने भी लोगों का समर्थन किया, कहा कि ठीक है आप टैक्स इन लोगों से मत लीजिए। तो इसने अपने सैनिकों के द्वारा जबरदस्ती टैक्स की बात की, तो पूरा जनता भड़क गई। अब बास्टील के किले को घेर कर उस पर क्या कर दिया, आक्रमण। यही फ्रांसी क्रांति का क्या बना, तात्कालिक कारण, क्या बना, तात्कालिक कारण। समझ में आ गया, ठीक। मिटा गया, आइए अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति का परिणाम। ये तो था तत्कालीन कारण, और फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या बना, फ्रांस की क्रांति का परिणाम, फ्रांस की क्रांति का रिजल्ट क्या निकला। किसी चीज का परिणाम होता है, जिसको खूब पढ़ रहे हैं 10 में, अब साल भर से मन लगा के पढ़े, परीक्षा फरवरी में खूब मन लगा के पढ़े, कितना पढ़े मन लगा के नहीं पढ़े, किताब ले लेते हैं बोले पापा जी फलाना उठ, मरुआ ए गोवर्धना उठ किताब ले ले, पढ़ थोड़े पढ़ पापा, टुकुर 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 ताकेंगे, सो जाएंगे। पापा जी ने हमारा लड़का तो 4 बजे से पढ़ा था, 7 लड़का तो चुपचाप सुट गया। अब कल देखें तो रखिया फलाना जगह लो ना आएंगे, कहीं घूमते फिरते हैं, सेवा चार्ज होते, ये आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ना कि पिताजी को, ठीक है। इसलिए यानी आप अब परीक्षा देने गए, बोर्ड पे बैठे, जब पढ़ लेना बड़ा खूब सुतल बड़ा 10th में पढ़ ले बड़ा, तो परीक्षा का रिजल्ट आए जो परीक्षा देवा पेपर तो कुछ होते ना, इतना पढ़त नहीं है, लेकिन सारा प्रश्न वाला इतनी चिनिया डलबा उतने न मिठोई, ठीक। आपने क्या किया, जितना मेहनत किए थे, आप जब परीक्षा में बैठे रिजल्ट आया, आपको मालूम चले, परीक्षा में बैठने से पता चल जाता है कि हमारा कितना रिजल्ट आएगा, आपका नंबर कम आया। उसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति के देखेंगे परिणाम क्या हुआ, ठीक है। पहला परिणाम, ठीक है, पहला परिणाम देखेंगे, बुर्बो वंश का समाप्तिकरण। बुर्बो वंश में निरंकुश शासन क्या होगा, समाप्त। एकदम कम शब्दों में देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का पहला रिजल्ट क्या है, बुर्बो वंश का क्या हो गया, समाप्तिकरण है। स्टार्ट का मतलब समाप्त, ठीक है। बुर्बो वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया।
फ्रांसीसी क्रांति का पहला परिणाम क्या निकला? बुर्बोवंश समाप्त हो गया। बुर्बोवंश का शासक बुर्बोवंश कब बना था? 1774 में बना था। और उस समय राजा कौन थे? लुई 16वें। कौन थे? लुई 16वें। और साथ साथ में इनकी पत्नी थी मेरी एंटोइनेट। कौन थी? मेरी एंटोइनेट। इन लोगों के दोनों जना के 1793 में के पर चढ़ा दिया? फांसी पे। किस पे चढ़ा दिए? फांसी पे। किस पे चढ़ा दिए? फांसी पे चढ़ा दिएगा। ठीक है क्या? इतना समझ में आ गया? बुर्बोवंश का क्या हो गया? समाप्तिकरण। बुर्बोवंश का निरंकुश जो शासन था, तो क्या कर दिया हम लोगों ने? समाप्त कर दिया। हम लोगों ने मतलब वहां की जनता ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और जो लुई 16वां था, उसकी बीवी थी मेरी एंटोइनेट, जिसे प्यार से लोग श्रीमती क्या कहते थे? घटरा देवी। 1793 में दोनों क्या चढ़ा देगा? फांसी चढ़ा देगा। ठीक है। अब फांसी चढ़ा देगा। फांसी की विधि क्या थी? फ्रांस से पूछता है किस तरह से? गिलोटीन विधि से। किस विधि से? गिलोटीन विधि से क्या चढ़ा गया? फांसी। गिलोटीन क्या होती है? गिलोटीन एक प्रकार की मशीन होती है, जैसे हम बता दें। देखिए हाँ, ये बताना है गिलोटीन है, ये मशीन होती है। गिलोटीन एक प्रकार की मशीन होती है, एक प्रकार की मशीन, जिसमें क्या कहते हैं? सर और धड़ दोनों को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे गिलोटीन है, हम लगा दें लुई 16वां का पाई पर हम होते क्या कहते हैं? बचाव को है मशीन का सिस्टम है। ये लुई 16वां है ना, देखिए आज जैसे वो सर ऐसे करते हैं सब मशीन। यहाँ से मशीन ऐसी चली, ये हाँ ये मशीन चली, देखिएगा एक और मूड़ी है नहीं चल गई। अब बना के कट करती है मूड़ी, यहाँ से उड़ उड़ के आई आदमी मूड़ी पे ऐसे लगेगी, नेटाई कट जाए नहीं चली, नेटाई के नीचे अलगा हो जाए। गिलोटीन एक प्रकार की क्या थी? मशीन थी, जिसमें सर का मतलब नेटैया कट हो जाए, अलगा हो जाए, और धड़ नेटैया के नीचे का हिस्सा निकाल जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। किस विधि से मारा था? फांसी पे चढ़ा। किस विधि से? गिलोटीन। किस विधि से? गिलोटीन विधि से चढ़ाया गया था। ठीक है। दूसरा देखेंगे, ये तो पढ़ा था। ठीक। अब इसके बाद उस देश में क्या बन गया? नवीन शासन का हुआ निर्माण। क्या बना था? नवीन संविधान का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? नवीन संविधान। अब उस देश में इसका रिजल्ट क्या निकला कि नया संविधान बना। संविधान बना 1791 में। फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 में संविधान बना। और पूरे यूरोप में प्रथम संविधान था किस देश का? फ्रांस का। फ्रांस का प्रथम क्या? पूरे यूरोप में प्रथम फ्रांस का संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। ठीक है। एक चीज सोचेंगे 1791-93 में फांसी दिल गए, बाद में बताएंगे आगे कब संविधान कैसे बना था। ठीक है। 1791 में 93 में फांसी। सोचेंगे कंफ्यूजन का है, ये तो कहीं अपन गद्दी को छोड़ दिया था, लेकिन फांसी कब दिया गया था? 1793 में। लेकिन संविधान कब बन गया? तो ये बताएंगे तो मुँह बोला के बाद बनाओगे, कभी का संविधान बन गया था। ठीक। फ्रांस की क्रांति का परिणाम बुर्बोवंश का क्या होगा? समाप्तिकरण हो गया। बुर्बोवंश में शासन कौन कर रहे थे? लुई 16वें। और उनकी पत्नी थी मेरी एंटोइनेट, दोनों को क्या चढ़ा दिए? फांसी पे। फांसी की विधि क्या थी? गिलोटीन, जिसमें सर और धड़ को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ठीक है। नवीन संविधान बना। संविधान कब बना? 1791 में। और यह यूरोप का क्या बना? प्रथम संविधान बना। कौन सा संविधान बना? प्रथम संविधान बना। ठीक। ये मिटा रहे स्थापना। जनतंत्र की क्या हो गई? स्थापना। इसके बाद किसकी स्थापना हो गई? जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब वहां पे जनता का स्थापना हो गया था। और जब जनता का स्थापना हुआ था तो जनता के हिसाब से वहां पे अलग अलग नियम बने थे। अलग अलग नियम क्या बने थे उस समय? 27 बने थे आपके। 27 जुलाई 1789 को, 27 जुलाई 1789 को 10 मौलिक अधिकार, 10 मौलिक अधिकार क्या बने थे? 10 मौलिक अधिकारों की क्या हो गई थी? घोषणा। अधिकार की क्या कर दी गई थी? घोषणा। फ्रांस की क्रांति का परिणाम अगला क्या है? जनतंत्र की स्थापना। तीसरा जो हमारे जनतंत्र, जनता की स्थापना की गई, वहां पे जनता का शासन चलेगा। ये जनतंत्र की स्थापना के तहत कितने मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई थी? 10। कितने मौलिक अधिकार की घोषणा हुई थी? 10। और ये कब बने थे मौलिक अधिकार? 27 जुलाई 1789। 27 जुलाई 1789। 27 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? वहां पे बने थे। ठीक है। अगला देखिएगा, चौथा पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका
न्यायपालिका की स्थापना। चार ही हम समझेंगे मुख्य चीजें। अगला देखिए, अगला इसमें क्या बनाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में न्यायपालिका किसे कहेंगे, जो न्याय दिलाता है, जो न्याय दिलाता है, जो न्याय दिलाता है उसे क्या कहेंगे, न्यायपालिका। क्या कहेंगे, न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका कब बना, तो संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण हो गया था आपका फ्रांस की क्रांति के रिजल्ट में। ठीक है, न्यायपालिका में इसमें तीन चीजें आ जाएंगी। पहला शब्द रहेगा विधायिका, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, विधायिका। फिर उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका, उसके बाद हो जाएगा न्यायपालिका। इन तीन चीजों फ्रांस की क्रांति का रिजल्ट। विधायिका जो नियम बनाता है, जो नियम बनाएगा उसे क्या कहेंगे, विधायिका। जो नियम को लागू करेगा, नियम को लागू करेगा, नियम को लागू करेगा, लागू करेगा उसे क्या कहेंगे, कार्यपालिका। और जो न्याय दिलाएगा उसे क्या कहेंगे, न्यायपालिका, उसे कहेंगे न्यायपालिका। ठीक है, इतनी चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए अब इतना है। अब हम आगे आपको कल पढ़ाएंगे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम में हमने जो परिणाम बताया फ्रांस का रिजल्ट था, जो फ्रांस के देश पे इसका क्या असर पड़ा, अब हम कल पढ़ेंगे इसका विश्व पे क्या असर पड़ा। आज बता दीजिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में विधायिका किसे कहेंगे, जो नियम बनाता है, जो नियम बनाएगा उसे विधायिका, जो नियम लागू करेगा कार्यपालिका, जो नियम लागू करेगा कार्यपालिका, और जो न्याय दिलाएगा। दोनों के बीच में कोनो दिक्कत हो गई, कोनो मैटर ऐसा ना हो जिन्हें ई पसंद है। विधायिका को बकरी है, न्यायपालिका के उत्तर दूसरे के माध्यम से चुरा लाला। एक और तक तू ही चुरोले, एक हम तो ना चुरोले, एक और तू ही चली मैटर चल गल कहाँ, न्यायपालिका में। कैसे मालूम चलेगा, इसकी सीबीआई जांच बैठी, कौन इसके बकरी को चुरा लिया, और बकरी को चुराने का न्याय दांत में दिलाएगा न्यायपालिका। अब ये बकरी चुरोले फलाना, धीरे धीरे से कोई दुआरे जाकर राती को बकरी रख दी, पता ना चली, कमो हो जाए। ठीक है, ये कौन काम करता है, न्यायपालिका, जो क्या दिलाएगा, न्याय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 10 विद्यार्थी, अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में। ठीक है, तो रहिए, मन से पढ़िए।